इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया। हेलो दोस्तों, जब कोई इंसान अपने पद से नहीं अपने काम से प्यार करने लगे, जब मौका होते हुए भी देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ दे, एक ऐसा काम हाथ में ले जिस पर देश का भविष्य टिका हो, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है और कौन है वो शख्स जिसने भारत को भारत बनाया? जी हाँ, आपने ठीक समझा दोस्तों, दुनिया उस शख्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष के नाम विरासत में नहीं मिले, बल्कि अपने काम से प्यार करते हुए, लोगों को एकता के सूत्र में बांधते हुए भारत की जनता ने सम्मान के रूप में दिए। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने का मौका होते हुए भी पद का त्याग करने वाले कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और जिस काम की हम बात कर रहे हैं, जिस पर देश का भविष्य टिका हुआ था, जिसके अभाव में देश टुकड़ों में बिखर जाता, भारत का मानचित्र कभी पूरा ही नहीं हो पाता, हमें एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कई देशों का वीजा लेना पड़ता, वो काम कुछ और नहीं बल्कि 565 देसी रियासतों के भारत में विलय का था। दोस्तों, इन रियासतों के विलय के बाद ही भारत सही मायने में भारत बना, वरना आज़ाद होकर भी भारत की आज़ादी के कोई मायने ही नहीं थे। आज़ाद होकर भी भारत गुलामी की बेड़ियों में ही जकड़ा रह जाता। सरदार पटेल ने ऐसा कैसे मुमकिन बनाया? कैसे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी? वल्लभ भाई पटेल सरदार कैसे बने? क्या थी सरदार पटेल के बचपन की वो घटना जिसे देखकर सभी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए? इन्हीं सब बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आप देख रहे हैं द साहस टीवी। मुंबई की एक सभा में सरदार पटेल ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा था, अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आजाद कर दें, यह उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर देर की गई तो यह उन्हीं के लिए बुरा होगा। पेटला तालुके के करमसद गांव के रहने वाले जवेर भाई पटेल और लाड़ भाई के घर में 31 अक्टूबर 1875 को एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम वल्लभ भाई रखा गया, परंतु उस समय शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा कि ये बच्चा आगे चलकर साहस का प्रतीक बनेगा और लौह पुरुष के नाम से जाना जाएगा। सरदार पटेल के पिताजी एक साधारण किसान थे, बहुत ही मेहनती, साहसी और धैर्यवान व्यक्ति थे। शायद वल्लभ भाई पटेल को साहस का यह गुण अपने पिताजी से विरासत में मिला था, जिसकी बानगी लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने साहसी थे, इस बात का पता उनकी बचपन की एक घटना से चलता है, जिसे देखकर सभी ने अपने दांतों के नीचे उंगली दबा ली थी। एक बार वल्लभ भाई की आंख के पास एक फोड़ा निकल आया था। बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन आराम ही नहीं हुआ। तब गांव के किसी वैद्य ने बताया कि अगर लोहे की सलाख को गर्म करके फोड़े में दाग दिया जाए तो फोड़ा ठीक हो सकता है। इसके बाद आग जलाई गई, सलाख को गर्म किया गया। जब लोहे की सलाख गर्म होकर लाल सुर्ख हो गई तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सलाख को फोड़े में धंसा दे। सबको इस बात का डर था, अगर सलाख थोड़ी सी भी चूक गई तो आंख खराब हो जाएगी। इतने में ही सरदार पटेल ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है। और इतना कहकर वल्लभ भाई ने सलाख को अपने फोड़े में धंसा लिया। इस पर सभी ने कहा, ये बालक बड़ा होकर कुछ साहसिक कार्य जरूर करेगा। सरदार पटेल ने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा नाडियाद से पास की। उसके बाद मुख्तारी की परीक्षा पास की और मुख्तारी करने लगे। उसके कुछ समय बाद सरदार पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। सरदार पटेल ने रात दिन खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई की। जब पढ़ाई अच्छी की तो दोस्तों रिजल्ट भी अच्छा आया और सरदार पटेल उस परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास हुए और इसी वजह से उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरदार पटेल अहमदाबाद वापस आ गए और वकालत करने लगे। सरदार पटेल सच्चे केस ही लेते थे। उन्होंने वकालत को पैसे का माध्यम नहीं, सेवा का माध्यम माना। थोड़े ही समय में वल्लभ भाई काफी मशहूर हो गए। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल वकालत पर ही कहाँ रुकने वाले थे, उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हर एक भारतवासी की तरह दिल में एक ही सपना संजोए हुए थे। वो सपना था भारत की आजादी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश सेवा को ही अपना प्रथम लक्ष्य माना था। इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ दी, जी जान से देश सेवा में लग गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया।
बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व सरदार पटेल ने ही किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से ही पूरी तरह से गैर कानूनी बेगारी प्रथा बंद की गई। इसके बाद नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी पटेल जी के द्वारा ही किया गया। इस सत्याग्रह में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, परंतु दोस्तों अंग्रेज तो ठहरे अंग्रेज, उनके अत्याचार थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंग्रेजों को बस एक ही फिक्र रहती थी कि किसी भी तरह हमारा खजाना भर जाए, बस इससे आगे की वो सोचते ही नहीं थे। इसलिए अंग्रेजों ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अत्याचार की हद पार करते हुए किसानों पर लगान की दर बढ़ा दी और लगान को बढ़ाकर 22% कर दिया। एक तरफ खेतों में होने वाली फसल से किसान अपना पेट तक नहीं भर पा रहे थे, दूसरी तरफ लगान की इतनी ऊंची दर से किसानों के भूखों मरने की नौबत आ गई। अब भूखा आदमी क्या करेगा दोस्तों, उनके सामने अंग्रेजों का विरोध करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था, परंतु किसानों का नेतृत्व करने वाला भी कोई नहीं था। उस समय किसान वल्लभ भाई के पास गए, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मैं आपकी लड़ाई तो लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम सबको हर हाल में एकजुट रहना होगा। अगर एकता टूटी तो आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा। सभी किसानों ने एक साथ एक स्वर में इस बात पर हामी भर ली। इसी के साथ वल्लभ भाई के नेतृत्व में जून 1928 में बारदोली का मशहूर आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेज सरकार भी झुकने को तैयार ही नहीं थी और जुल्म की हदों को पार करते हुए अंग्रेज सरकार ने किसानों के घरों के दरवाजों को तोड़ना शुरू कर दिया। माल जब्त भी किया जाने लगा ताकि सामान को जब्त करके माल गुजारी वसूल की जा सके। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को इतने शानदार तरीके से संगठित किया था कि गाँव में अंग्रेजों को एक फूटी कोड़ी मिलना तो दूर, अंग्रेज अफसरों को सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। सरकार द्वारा जब्त किए गए सामान को उठाने वाला ही नहीं कोई मिलता था दोस्तों, और न ही उसकी कोई बोली लगाता था। ये सब काम सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई से ही हो पाया था। अंग्रेज सरकार ने हर हथकंडा अपनाया लेकिन लगान वसूल नहीं कर सकी और आखिरकार हार कर सरकार को बढ़े हुए लगान की दर को वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद दोस्तों बारदोली की बहादुर महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी और तब से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाने लगे। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का स्वर बुलंद होता जा रहा था। हर एक भारतवासी देश को आजाद कराने के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए व्याकुल नजर आ रहा था। उसी समय सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन घमंड में चूर अंग्रेज सरकार ने मांग को ठुकरा दिया। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया। सरदार पटेल ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। पटेल गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु जज साहब को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा में सजा देकर जेल भेजा जाए। फिर जज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इन 8 लाइन के फैसले को लिखने में भी जज साहब को लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया, लेकिन सरदार पटेल ने जुर्माना अदा नहीं किया और उसकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सजा काटना ही स्वीकार किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो चुकी थी। उसी समय आजादी के आंदोलनों में ये तस्वीर भी साफ होती जा रही थी कि देर सवेर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता को देखते हुए फैसला किया कि वर्तमान में भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बननी थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष को बनाया जाना था। उस समय तक ये तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी थी दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पद छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव भेजा। सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय था और बाद में वो ही देश के प्रधानमंत्री बनते। फिर ऐसा क्या हुआ, सरदार पटेल अध्यक्ष नहीं बन पाए? क्यों जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुन लिए गए? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव किसी भी कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी ने किया ही नहीं था। लेकिन शायद महात्मा गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तब गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी और लिखकर सरदार पटेल को दे दी। सरदार पटेल ने वो चिट्ठी ली, पढ़ी और पढ़कर जेब में रख ली। उसी समय सरदार पटेल ने कहा, मैं अध्यक्ष पद से अपने नाम को वापस लेता हूँ। इस तरह जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुन लिए गए। सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। परंतु दोस्तों नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब सरदार पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री
मंत्री, उप प्रधानमंत्री और रियासत विभाग के प्रमुख बने। ये ही वो मंत्रालय थे जिनके आधार पर सरदार पटेल ने असल में भारत को भारत बनाया दोस्तों। उस समय भारत में 565 रियासतें वजूद में थीं। अंग्रेज जाते जाते इन रियासतों को 3 और रियायतें भी देके चले गए थे। वो ये रियायतें ये थी, चाहे तो भारत में विलय कर लें या पाकिस्तान में विलय कर लें या स्वतंत्र रहें। ये पूरी तरह से इन रियासतों की मर्जी पर ही निर्भर था दोस्तों। लेकिन इन रियासतों का भारत में विलय इसलिए जरूरी था क्योंकि इन रियासतों के पास भारत की 1/3 जमीन और 40% आबादी थी। बहुत सी रियासत इतनी साधन संपन्न थी कि उसके पास अपनी रेल, करेंसी, डाक तार और सेना तक थी। और भी दोस्तों न जाने क्या क्या उनके पास था। अब सरदार पटेल के सामने देश के आजाद होने के बाद कुछ सवाल थे जिनका जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही ढूंढना था। वो सवाल थे, इन रियासतों को भारत में कैसे मिलाया जाए? ऐसी कौन सी तरकीब लगाई जाए कि ये रियासतें भारत में विलय को मजबूर हो जाएं? संवाद, साहस और कूटनीति का प्रयोग किस तरह किया जाए? दोस्तों, इस काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथ मिला एक शख्स का। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उस समय के तेज तर्रार अधिकारी वीपी मेनन थे। वीपी मेनन अंग्रेज सरकार के साथ भी एक अधिकारी के रूप में काम कर चुके थे। वीपी मेनन को भारतीय इतिहास में शायद वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वीपी मेनन पर हम आने वाले समय में अलग वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीपी मेनन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक साये की तरह काम किया था। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे, जो तलवार चलाना जानते हुए भी उसे अपनी मयान में रखता है उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। सरदार पटेल ये शब्द केवल कहते ही नहीं थे बल्कि सरदार पटेल ने इसी बात पर अमल भी किया और सबसे पहले विलय के लिए संवाद का ही रास्ता अपनाया। इसी वजह से बिना किसी खून खराबे के ही ज्यादातर रियासतों का भारत में विलय करा लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। पटेल जानते थे कि ये रियासतें भारत के लिए कितनी जरूरी हैं, क्योंकि हैदराबाद का 82,698 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कई देशों से बड़ा था। हैदराबाद रियासत में हीरे की मशहूर खान भी थी। हैदराबाद का निजाम दुनिया के अमीर तरीन शख्सों में से एक था, जिसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर भी जगह दी थी। जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ भौगोलिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। जूनागढ़ के पास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो भारत के लिए बेहद जरूरी था। उस समय जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार किया, लेकिन वहाँ की जनता ने उस विलय को स्वीकार ही नहीं किया। पटेल ने मौके की नजाकत को भांपकर कूटनीतिक चाल चली और जूनागढ़ में सीधा दखल नहीं दिया दोस्तों। उन्होंने वहां की जनता का सहारा लिया और जनता द्वारा किए जा रहे विरोध और संघर्ष को ही परवान चढ़ा दिया। वहां पर एक आर्जी सरकार बनवा दी। बाद में 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें वहां की जनता ने पाकिस्तान को नकार कर भारत को चुन लिया और दोस्तों जूनागढ़ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भी कई बार बातचीत की मेज पर बुलाने की कोशिश की। कई बार प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन निजाम किसी भी तरह सहयोग के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। साथ ही हैदराबाद के निजाम ने अपनी सेना भी जुटाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के साथ भी अंदर खाने उनकी बातचीत चल रही थी, जिसे दूरदृष्टि वाले पटेल ने भांप लिया था। उन्होंने महसूस कर लिया था, अब बात करने से बात बनने वाली है नहीं, पानी सिर के ऊपर जा चुका है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहिंसा का दामन छोड़कर हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई की इजाजत दे दी। भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया। सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो शुरू होते ही पाकिस्तान तिलमिला उठा, लेकिन चाहकर भी कुछ न कर सका। 3 दिन बाद निजाम द्वारा भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया। इस तरह सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम और राजा हिंदू थे। पाकिस्तान की मंशा भी यही थी कि कश्मीर को किसी भी तरह से अपने साथ मिला लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने कबाइलियों का सहारा लिया और उन्हें कश्मीर के महाराजा के खिलाफ विद्रोह के लिए भेज दिया। कबाइली आगे बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर के इलाके एक एक करके उनके कब्जे में आते जा रहे थे। वो श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं थे दोस्तों। इन सब घटनाओं की खबर महाराजा हरि सिंह तक भी पहुँच रही थी, साथ ही भारत सरकार तक भी पहुँच रही थी। इसी समय भारत
सरकार की ओर से वीपी मेनन कश्मीर पहुंचे। उन्होंने महाराज से सीधे कहा, महाराज आप इन घटनाओं से बेखबर कैसे रहे, जबकि हमारे पास इन बातों के पुख्ता सबूत थे। इसके बाद वीपी मेनन ने महाराजा हरि सिंह को जम्मू जाने के लिए कहा। महाराजा ने ट्रकों पर अपना सामान लदवाया और जम्मू के लिए निकल गए। इसके बाद वीपी मेनन दिल्ली वापस आ गए, फिर दोबारा जम्मू गए और महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। इधर हस्ताक्षर हुए और उधर भारतीय सेना के जवान कश्मीर पहुंच गए। सेना ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। सेना के आगे कबाइलियों की एक न चली। कबाइली जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और इस तरह हमारी बहादुर भारतीय सेना ने कश्मीर का भारत में विलय करा लिया। लेकिन दोस्तों उस समय जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध रोक दिया और मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। पटेल इसके खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों भारत का यह वीर सपूत अपना काम पूरा कर चुका था और साथ ही जिस चीज का सपना सरदार पटेल देख रहे थे वह सपना था अमीर और गरीब का वोट बराबर हो, राजा और प्रजा का वोट बराबर हो, मालिक और नौकर का वोट बराबर हो, अफसर और कर्मचारी का वोट बराबर हो। लेकिन यह सपना सच होते देखना शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नसीब में नहीं था। दोस्तों आजाद भारत के आम चुनाव से पहले ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल के नाम पर बहुत से संस्थानों का भी नाम रखा गया है। दोस्तों सरदार पटेल न होते तो भारत का मानचित्र कभी पूरा ही नहीं हो पाता, भारत कई हिस्सों में बटा रहता। सरदार पटेल न होते तो भारत वो भारत ही न होता जिसे आज आप और हम देखते हैं। अगर रियासतों के विलय की जिम्मेदारी किसी और को दी गई होती तो शायद वह इतना सफल नहीं हो पाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता ने भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें वीपी मेनन को भी याद रखना होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे और विलय का मार्ग भी प्रशस्त कराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने 75वें जन्मदिन पर देश को दिए संदेश में कहा था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो। आज इन्हीं शब्दों से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो और कुछ नई जानकारी भी मिली हो, और दोस्तों अगर आप आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।